सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी पर आपका स्वागत है। और अभी जो हमारी ये जो क्लासेस हैं, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं तो आपको पता है जो आपका एमआरएस हॉस्टल वार्डन हो गया या फिर जेएससी हो गया और अकाउंटेंट हो गया, उसमें जनरल अवेयरनेस का एक पोर्शन दिया गया है। ठीक है, हॉस्टल वार्डन में 10 नंबर है, उसी तरह जेएसए में अलग है, और ये जो अकाउंटेंट है उसमें 20 या 30 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब 10, 20 और 30 नंबर का अलग अलग पूछा जाना है। तो उसके बेसिस पे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जीए में क्या पूछा जा सकता है। अब जीए तो बहुत बड़ा होता है, तो सब बच्चे वैसे भी पूरा तैयार नहीं कर सकते हैं, तो प्रोबेबल जो एमसीक्यूज हो सकते हैं हम उनको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 20 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट को भी समझा था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और थोड़ा सा हम लोगों ने पॉलिटी वगैरह को वहाँ पर टच किया था। ठीक है, तो लास्ट वीडियो अगर जिसने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको एक बार देख लेना, बहुत कुछ वहाँ पर आपको समझ में आएगा जीए से रिलेटेड। ठीक है, थोड़ा आपको आइडिया भी मिलेगा कि आपको अगर पढ़ना है खुद से तो आप किस डायरेक्शन में पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो आज से हम मतलब आज जो वीडियो है उसमें अलग जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है हम उनको डिस्कस करेंगे। 21 नंबर का ये क्वेश्चन है, सेकंड वीडियो है हमारी जीए की। आपके सामने हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन विजिबल है, यू कैन ईजिली आप पढ़ सकते हो और आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सी जो डिसीज़ है वो क्योर नहीं होती है एंटीबायोटिक से। तो आप सबको पता है एंटीबायोटिक किस पे वर्क करती हैं भाई, जो डिसीज़ होती हैं किससे, ड्यू टू बैक्टीरिया। ठीक है, अगर बैक्टीरिया से हो रही है डिसीज़ तो वो वर्क करेगी भाई। ठीक है, एंटीबायोटिक्स। लेकिन अगर वो बैक्टीरिया से संबंधित है ही नहीं तो फिर वो वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो आपको पता है जो लेप्रोसी रोग है, जो कुष्ठ रोग है, वो बैक्टीरिया से होता है। टिटनेस जो है वो भी, हैजा जो है वो भी, बट जो मीजल्स है, ठीक है, खसरा, ठीक है, मम्स, मीजल्स और रुबेला, ये तीन बीमारी जो है, ये तीनों एमएमआर जो है ये वायरस से होने वाली डिसीज़ है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वायरस से होने वाली डिसीज़, यानी कि मीजल्स जो है, मीजल्स पे ये वाली जो वैक्सीन है, एंटीबायोटिक्स जो होती है वो काम नहीं करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ रोग आपको दिए हैं, जैसे हैजा का क्या है, ये एसएसए में पूछा भी गया इस तरह से क्वेश्चन, तब भी मैंने पढ़ाया था। आप अभी आप पढ़ लो। हैजा जो है वो कौन से जीवाणु से होता है, तो बिब्रियो कॉलरी। देखो हैजा को इंग्लिश में कॉलरा कहते हैं, तो आप कॉलरा से याद रखते हो कॉलरी। ठीक है, सेकंड हो गया प्लेग। प्लेग जो है वो किससे होता है, तो पास्चुरेला पेस्टिस से होता है। ठीक है, लेप्रोसी, लेप्रोसी देखो कोड़ को हिंदी में, मतलब हिंदी में कोड़ कहते हैं, इंग्लिश में लेप्रोसी कहते हैं। लेप्रोसी का एक वर्ड होता है लेप्री, देखो वो यहाँ पर दिख रहा है, तो माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम मीन्स बैक्टीरिया से हो रहा है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। टीबी जिसे हम तपेदिक हिंदी में कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं, यक्ष्मा कहते हैं, तो वो किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, उसके बाद निमोनिया, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से होता है ये, और आपको इनके नाम याद रखने भाई, पूछे जाते हैं। ठीक है, टाइफॉइड, जो टाइफाइड है, ठीक है, पेट से संबंधित बीमारी है, बहुत ही मतलब खराब बीमारी है। ठीक है, तो सैल्मोनेला टाइफी से होता है, टाइफाइड टाइफी। ठीक है, उसके अलावा डिप्थीरिया आपको पता होना चाहिए, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है, डिप्थीरिया, डिप्थीरी। सुजाक या गोनेरिया जो है ये एक तरीके से सेक्सुअल जो है, आप सेक्सुअल अगर इंटरकोर्स किसी के साथ करते हो और अगर वो इस बीमारी से पीड़ित है तो वो फैलने वाली बीमारी है, एक तरीके से संक्रामक बीमारी है गोनेरिया। ये किससे होता है, निसेरिया गोनेरी से होता है। सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलिडम से होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। स्नैपशॉट नहीं लिया है तो अभी आप ले सकते हो, एक सेकेंड। ठीक है, मैं साफ कर दे रहा भाई आराम से, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पर है द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज वॉज, जो ब्रह्म समाज थे उसके फाउंडर कौन थे, क्या महात्मा गांधी थे, क्या स्वामी दयानंद सरस्वती थे, क्या सी आर दास थे, या राजा राम मोहन रॉय थे। तो ब्रह्म समाज के बारे में आपको पता है, ब्रह्म समाज का फाउंड किया गया था भाई, ये फाउंड कब किया गया था, 1929 के आसपास इसको बनाया गया था, 1829 के आसपास बनाया गया था, 1829 के आसपास। इनमें से ना तो सी आर दास थे, चित्ररंजन दास ये भी नहीं थे, और महात्मा गांधी भी नहीं थे, तो ये दोनों तो आंसर होगा नहीं। राजा राम मोहन रॉय इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसे आधुनिक भारत का क्या बोला जाता है, जन्मदाता बोला जाता है। ठीक है, आप आधुनिक भारत का जो निर्माण करता है वो राजा राम मोहन रॉय को ही बोला जाता है। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो अकबर सेकंड ने ये उपाधि दी थी। किसने दी थी, तो अकबर सेकंड ने ये उपाधि किसको दी थी भाई, राजा राम मोहन रॉय को दी थी राजा की उपाधि। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या क्या किया था, तो एक संवाद कौमुदी करके एक बुक थी, आप मैगजीन कह सकते हो, उसको इन्होंने पब्लिश किया था, है ना, संवाद कौमुदी, कई बार पूछा जाता है संवाद कौमुदी वॉज पब्लिश्ड बाय, तो आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय। अब बात कर लेते हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो आप जानते हो महात्मा गांधी जी जो हैं पहले बैरिस्टर थे, वकील थे, उसके बाद भारत में आए, फिर उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, फिर खेड़ा सत्याग्रह किया, फिर बाद में अहमदाबाद जो मिल है, जो अहमदाबाद आप अहमदाबाद जो वो कह सकते हो हड़ताल, वो भी इन्होंने वहाँ पर करवाई। ठीक है, जो सी आर दास थे ये पॉलिटिकल गुरु थे, किसके,
सी आर दास को अपना राजनीतिक गुरु कौन मानता है? क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, जो सुभाष चंद्र बोस थे वो चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, सी आर दास, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए 1920 का जो असहयोग आंदोलन था, जब गांधी जी उसको नेशनल लेवल पे कंडक्ट कराना चाह रहे थे, तो कांग्रेस कमेटी में जब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा तो पहले जो चित्तरंजन दास थे उन्होंने उस पर असेंट नहीं दी, उसको पारित नहीं होने दिया। लेकिन वापस से जब दिसंबर में कांग्रेस का जो एक्चुअल समिट हुई, एक्चुअल सेशन हुआ, तो वहाँ पर चित्तरंजन दास ने ही वो प्रस्ताव बढ़ाया और फिर वहाँ से जो असहयोग आंदोलन था वो पूरे मतलब देश के स्तर पर, देशव्यापी स्तर पर लागू हुआ। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी के बारे में अगर आप जानो तो आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी। कब की थी? 1875 में। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की थी किसने? तो दयानंद सरस्वती ने। इनका एक नारा है, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, स्वराज जो शब्द है उसको गढ़ने वाले व्यक्ति यही थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। मतलब स्वराज की जो परिभाषा थी वो इन्होंने ही दी थी कि भारत जो है वो भारतवासियों के लिए है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। थोड़ा सा यहाँ पर देखो लिखा भी है, ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय बंगाल में किया था। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसोफिकल सोसाइटी किसने किया था? तो एच.पी. ब्लावस्की ने किया था। ठीक है, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर था। ठीक है, उसके अलावा प्रार्थना समाज, इनकी स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग जी ने। अलीगढ़ मूवमेंट से कौन संबंधित है? तो सर सैयद अहमद खान संबंधित है। ठीक है, उसके बाद नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, महात्मा गांधी। ठीक है, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट से पहले सबसे पहला जो सत्याग्रह था वो गांधी जी का कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। आपको ये याद रखना है। 1925 में एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे आरएसएस कहते हैं, उसकी स्थापना किसने की थी? तो हेडगवार ने की थी। ठीक है, हेडगेवर केशव बलीराम हेडगवार। ठीक है, नागपुर में इसका हेडक्वार्टर था। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा जो देश है वो भूमध्य सागर के किनारे स्थित है? इनमें से कौन से देश जो है मेडिटेरियन सी से अपनी बाउंड्री को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो अभी आपने पता है इसराइल पे हमास ने अटैक किया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसराइल का लोकेशन तो न्यूज़ में रही होगी, आपने देखा भी होगा। तो इसराइल मेडिटेरियन सी से अपनी जो सीमा है वो साझा करता है, बिल्कुल करता है भाई। ठीक है, उसके बाद लेबनान, हाँ लेबनान भी करता है। सीरिया, हाँ जी सीरिया भी करता है। बट क्या इराक करता है? इराक जो है वो जो फारस की खाड़ी है, गल्फ ऑफ जो आप कह सकते हो फारस, ठीक है, वहाँ पर तो पर्सियन गल्फ जो है वहाँ पर तो अपनी सीमा रखता है, बट इसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। तो 2, 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब थोड़ा सा मैप पे देख लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, मैप पर आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, कौन कौन से देश भूमध्य सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीचे जो अफ्रीका के देश है, तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, एक सेकेंड, ये है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ठीक है, लीबिया, इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट में यहाँ पर क्या है? स्वेज कैनाल है। ठीक है, एक कृत्रिम जो कैनाल है स्वेज कैनाल, उसका निर्माण फ्रांसीसियों ने किया था 1869 के आसपास। ठीक है, तो वो कहाँ पर है? वो इजिप्ट में ही पड़ती है पूरी तरह से। ठीक है, पोर्ट ऑफ अलेक्जेंड्रिया कई बार पूछा जाता है, संबंधित है किससे? तो आपको पता होना चाहिए, पोर्ट ऑफ अलेक्जेंड्रिया वो यहाँ पर पड़ता है इजिप्ट के, ठीक है, उत्तर में पड़ता है जो कैनाल है। ठीक है, जो स्वेज कैनाल है उसके उत्तरी भाग में स्थित है पोर्ट ऑफ अलेक्जेंड्रिया, और ये जो है मिस्र से संबंधित है। ठीक है, उसके अलावा ये रहा आपका इजराइल। ठीक है, उसके ऊपर ये रहा लेबनान, फिर ये रहा सीरिया जिसकी जो बाउंड्री है भूमध्य सागर से मिलती है। उसके नीचे यहाँ पर आपका ये इधर रहेगा पूरा इराक, जो कि पर्सियन गल्फ से तो मिलेगा, सॉरी ये रहा आपका इराक जो पर्सियन गल्फ से तो मिलेगा, लेकिन उसकी बाउंड्री मेडिटेरियन सी से नहीं लगती है। ऊपर आ जाता है टर्की, फिर ये कुछ बाल्कन कंट्रीज़ हैं, ये पूरा ग्रुप जो है बाल्कन कंट्रीज़ का है। फिर इटली आ गया, ठीक है, फिर फ्रांस, देन स्पेन। ठीक है, कैपिटल भी एक बार देख लेना भैया इनकी, ठीक है, पूछी जाती है कई बार। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है? वो इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। ऋषभदेव जो हैं इनको जो माना जाता है जैन धर्म के बारे में कि ये जैन धर्म के क्या थे? पहले तीर्थंकर थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। ठीक है, प्रथम, ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। पार्श्वनाथ 23rd नंबर के थे। ठीक है, 23rd नंबर के थे। ठीक है, उसके अलावा मल्लीनाथ हो गए, फिर महावीर स्वामी, ये हो गए हमारे 24वें तीर्थंकर। ठीक है, 24th। एक चीज आपको याद रखनी है, अगर यहाँ पर लिख के आता है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, एक्चुअल फाउंडर, तो फिर वहां पर महावीर स्वामी को आंसर मान लेते हैं। लेकिन जब ऐसे ही जनरली पूछा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो जो जैन धर्म है, ठीक है, जिसको हम आदि जैन धर्म कहते हैं, वो ऋषभनाथ को ही अपना पहला
जो है फाउंडर, मतलब फाउंडर माना जाता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब महावीर स्वामी के बारे में थोड़ी सी बात जान लीजिए कि इनके जो मतलब जो जन्म हुआ था, इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम भाई सिद्धार्थ था, है ना। ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे। ये कौन से कुल से? ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे। उसके अलावा कौन सी नदी के किनारे इनको आप कह सकते हो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वो ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, कौन सी नदी? तो ऋजुपालिका नदी है, उसके किनारे इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद इनको क्या बोला जाने लगा? जिन। ठीक है, जिन मतलब जिसने इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और बोली जाती है इनको बोला जाता है निर्ग्रंथ। ठीक है, निर्ग्रंथ मतलब जो बंधन से रहित हो गया हो। ठीक है, जो क्या हो गया? बंधन से रहित हो गया हो। और जैन धर्म के जो फॉलोअर्स होते हैं, अनुयायी जो होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? निर्ग्रंथ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, उनको बोला जाता है निर्ग्रंथ। ठीक है, चलो इसके अलावा 2 जैन काउंसिल्स भी हुई हैं। ठीक है, वल्लभी में पहली वाली जो है वो हुई थी। ठीक है, उसके बारे में हालांकि उतना पूछा नहीं जाता है, तो वो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। अब आ जाता है एक्ट के बारे में है कुछ, कि इनमें से किस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट के नाम से जाना जाता है? सेंट हेलेना एक्ट किसे बोला जाता है? रेगुलेटिंग पेट्स चार्टर या फिर चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, तो 1813 वाला चार्टर आपको सिर्फ इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये ऐसे पहला रेगुलेशन था, ऐसा पहला अधिनियम था जिसने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बात की थी। क्या कहा था? इसने बोला था कि जो प्रतिवर्ष जो है 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे शिक्षा के क्षेत्र में, 1 लाख रुपए शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किए जाएंगे। ठीक है, 1813 का जो था एक्ट था, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किए जाएंगे, बट ऐसा एक्चुअल में हो नहीं पाया था। ठीक है, ये आपको इसमें से मोटा जो पहली चीज़ है वो याद रखनी। दूसरी चीज़ ये थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार था वो, ठीक है, उसकी मोनोपोली जो थी वो ख़त्म कर दी थी। बट मतलब भारत में वो व्यापार जो कर रही थी, केवल जो यूरोप से भारत के लिए जो व्यापार था, ब्रिटेन से जो व्यापार होना था, तो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। अगर आपको यूरोप वासी हो और आपको भारत के साथ कोई भी ट्रेडिंग करनी है तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते थे। लेकिन जो आप चार्टर एक्ट 1813 आया, उसने साफ बोल दिया कि भाई अब से सारे यूरोप वासी जाकर इंडिया के साथ व्यापार कर सकते हैं। लेकिन एक क्लॉज ये डाला गया कि जो चीन के साथ व्यापार है, ठीक है, चीन के साथ जो ट्रेडिंग है उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या रहेगी? मोनोपोली बनी रहेगी। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। ये जो सेंट हेलेना एक्ट है उसे बोला जाता है चार्टर एक्ट 1833 को सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और आपको याद रखना पड़ेगा कि जो ये वाला चार्टर एक्ट 1833 था, इसमें सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण क्या हो गया था? एकदम मैक्सिमम लेवल का हो गया था। यानी कि 1833 का जब एक्ट आया तो उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे सारी की सारी जो उसकी ट्रेडिंग एक्टिविटी थी, जो व्यापारिक गतिविधियां थी, वो छीन ली गई। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो केवल क्या रह गई? एक राजनीतिक संस्था रह गई। आप एक राजनीतिक उसको क्या मान सकते हो? एक राजनीतिक संस्था रह गई। ठीक है, अब ये व्यापार वगैरह नहीं कर सकती थी, राजनीतिक संस्था मात्र, ठीक है, रह गई। अब ये ट्रेड वगैरह नहीं कर सकती थी। यहाँ से बात आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये वो वाला एक्ट था जब भारत में पहली बार किसी एक विधि मंत्री, एक कह सकते हो विधि अध्यक्ष की बात कर सकते हो, विधि निर्माता की बात कह सकते हो, तो पहली बार एक विधि सदस्य की नियुक्ति इस एक्ट ने की थी। मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है कि भारत में कानून वगैरह बनाने की बातें की जाएंगी। तो विधि सदस्य पहली बार यहाँ पर नियुक्त किया गया। ठीक है, एक और बात आपको याद रखनी है कि 1833 का एक्ट कहता है कि जो नियुक्तियां होंगी, जो सरकारी नियुक्तियां होंगी, ठीक है, उसमें किसी भी तरह की कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, स्थान, ठीक है, आप जाति, जन्म स्थान, रंग, नस्ल, भेद इत्यादि के आधार पर नौकरी वगैरह में, रोजगार वगैरह में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पर ये सिर्फ किताबों में लिखा रहा, भेदभाव उसके बावजूद भी होता था भाई। ठीक है, आप तभी तो 1857 का रिवॉल्ट हुआ, अदरवाइज जो भारतीय जो सैनिक थे वो क्यों आक्रोश में आ जाते भाई? उनको सैलरी कम मिलती थी। दूसरी बात, उनको क्या होता था कि वो अगर कहीं पर अपना डाक वगैरह करना होता था, बात वगैरह करनी होती थी, तो उन पर ज़्यादा चार्ज लगता था। ठीक है, अगर वो डाक भेजेंगे, लेटर वगैरह भेजेंगे अपनी फैमिली से, तो सैनिकों से पैसा वसूलने लगे ज़्यादा। तो ये सब अब ये भेदभाव का ही तो एक एग्जाम्पल हुआ ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके अलावा चार्टर एक्ट 1833 में एक बात और याद रखनी है कि इसके आने के बाद जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे बोला जाता है? विलियम बेंटिक को। ठीक है, भारत का फर्स्ट आप कह सकते हो गवर्नर जनरल कौन है? तो बेंटिक है। कौन है? बेंटिक। ठीक है, ये थोड़े से उदारवादी थे, लिबरल टाइप के ये आप कह सकते हो गवर्नर जनरल थे। ठीक है, जैसे चार्ल्स मैटकॉफ हो गए,
उसके अलावा विलियम बेंटिक्स हो गए, ठीक है, ये थोड़े से इनको बोला जाता है ये लिबरल थे। लॉर्ड रिपन हो गए, ठीक है, ये लिबरल माने जाते हैं। इन्होंने भारत के लिए एक्चुअल में थोड़ा थोड़ा काम किया था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल करा, लेकिन थोड़ा थोड़ा किया था, ठीक है। इनके समय में ही आपको पता होगा कि जो ठगी प्रथा हमारे यहाँ चली आ रही थी, जो दास प्रथा चली आ रही थी, उस पर रेगुलेशन इन्हीं के टाइम पे बना। उसके अलावा जो विधवा जो सती प्रथा का अंत हुआ था, तो वो भी इन्हीं महोदय के चक्कर में हुआ था। विलियम बेंटिक से राजा राम मोहन रॉय ने बातचीत की और सती प्रथा को बंद करा दिया गया। तो अगर पूछा जाए कि सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने बंद करवाया, तो आपका आंसर होना चाहिए विलियम बेंटिक साहब जो थे, उन्होंने ये चीज़ें बंद करवाई थी, ठीक है। चलो चलते हैं आगे 26 पे। साइंस का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का। चौक का रासायनिक नाम पूछा है, इजी है, कैल्शियम कार्बोनेट इज द आंसर, ठीक है, इसमें तो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। फिर आया है, अगर पेट्रोलियम से अगर आग लगती है, पेट्रोल यानी लिक्विड से आग लग रही है, ठीक है, मतलब आप इसको कह सकते हो ऐसा लिक्विड जो फ्लेमेबल है, जो आग पकड़ सकता है, अगर उससे आग लगी हुई है तब क्या करोगे। तो आप लिक्विड टाइप का कोई भी जो अग्निशामक यंत्र होता है उसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है जो पेट्रोलियम वगैरह होता है ये क्या होते हैं, पानी पे तैरते हैं, ठीक है। तो ये लिक्विड टाइप का कुछ भी रहेगा तो उस पर फ्लो करने लगे, नहीं आग बुझेगी नहीं, उल्टा और तेज़ी से फैल जाएगी। तो टू जहाँ जाए उसको हटा दो, तो पहले में दूसरा है, दूसरे में भी है, ठीक है, और चौथे में भी। तो ना तो सेकंड आंसर हो सकता है, ना फर्स्ट आंसर हो सकता है, ना फोर्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 एंड 4 ओनली। पाउडर यूज़ कर सकते हो, सोडा एसिड टाइप का यूज़ कर सकते हो, या फोम यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। चलो अब आते हैं भारत रत्न की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, भारतीय महिला कौन थी, ठीक है। तो आपको पता है कि मतलब थोड़ा सा मुझे तो अजीब ही लगता रहा अभी तक कि जो इंदिरा गांधी थी वो, उनको 1971 में भारत रत्न मिल गया था, ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित को अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। सुचेता कृपलानी भी उस लिस्ट में नहीं है। लेकिन जो सुचेता कृपलानी है, आप जानते होंगे, अगर आप ने पॉलिटी वगैरह पढ़ी है तो, और हिस्ट्री वगैरह पढ़ी है तो 1940s का जो टाइम था उस समय इनका नाम बहुत बार सामने आएगा। एक अरुणा आसफ अली थी, उनका नाम भी आपके सामने आएगा। राजकुमारी अमृता कौर थी, इनका नाम आएगा। मतलब 3 लेडीज़ ऐसी थी जिनका 1940s जो 40s का डेकेड था उस समय इनका नाम रहा है। क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे बड़े बड़े आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया है, ठीक है। उसमें से ना तो सुचेता कृपलानी, ना राजकुमारी अमृता कौर, इनको आज तक कोई भी ऐसा मतलब प्रेस्टिजियस अवार्ड नहीं मिला है, ठीक है। अरुणा आसफ अली जो हैं उनको सोचो, देश आज़ाद होके 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके 50 साल बाद 1997 में, ठीक है, 1997 में अरुणा आसफ अली को जाकर क्या मिला, भारत रत्न मिला। अरुणा आसफ अली को भारत रत्न मिला। आप सोच के देखो कि मतलब जो भारत की आज़ादी में जिनका रोल रहा है, मतलब बहुत अच्छा खासा रोल रहा, जब हमारा संविधान बन रहा था उसमें भी इनका रोल रहा, उसके बावजूद इनको देश के आज़ाद होने के 50 साल बाद रिकॉग्निशन मिला, भारत रत्न मिला। पर इंदिरा गांधी को 1971 में ही मिल गया, ठीक है। और उस समय सरकार भी इंदिरा गांधी, ऑब्वियस सी बात है कि मतलब कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो अजीब सी बात है। खैर, मदर टेरेसा को 1980s में मिला था। आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा मदर टेरेसा को कब मिला, क्योंकि ये थोड़े से लोग हैं जो जिनका नाम अच्छा खासा माना जाता है। आयरिश महिला थी ये। 1980s में इनको क्या मिला, 1980 में इनको मिला भारत रत्न। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा 1991 में आप जो क्या नाम था उनका, वल्लभ भाई पटेल, उनको 1991 में मिला। सोचो, जिसने पूरे भारत को यूनाइट किया। 1947-48 में अपने जीवन के अंतिम वर्ष उनके चल रहे थे, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी भी समस्याएं थी, उसके बावजूद भारत को इकट्ठा किया, एक राष्ट्र का निर्माण किया, और उनको रिकग्निशन 1991 में मिल रहा है। हालांकि वो ऐसी इतनी बड़ी हस्ती हैं कि रिकग्निशन की उनको कुछ खास ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी खैर चलो। अब यहाँ पर साइंस का एक और क्वेश्चन है कि जो प्रकाश का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लाइट का, वो कितना होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वो जो है वो होता है सबसे ज़्यादा वॉयलेट के लिए, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका होता है, वॉयलेट का होता है, ठीक है। चलो, इन विच स्टेट इज लोहांक लेक लिक्विडेड। लोहांक लेक अभी इनमें ग्लेशियर आउटबस्ट हुआ था, तो किस राज्य में है, सिक्किम में है। करंट अफेयर में था भाई, थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। चलो, वेलेजली, और क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सहायक गठबंधन यानी कि सब्सिडियरी जो अलायंस की जो वो थी, वो किसने स्टार्ट की थी। तो ये स्टार्ट की थी जो हमारे लॉर्ड वेलेजली साहब थे, ठीक है। 1798 में जब आते हैं, ठीक है, तो उसके बाद ये वाला लेकर आते हैं। और हैदराबाद जो पहला राज्य था जिसने सहायक संधि थी उस पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है। इसका मतलब ये होता था, सीधी सी बात है कि
आप कोई भी मतलब आपके जहाँ एक अंग्रेजी अंग्रेजी रेजिमेंट रहेगी, ठीक है, आप पर कोई भी अटैक करेगा तो अंग्रेज आपको मिलकर डिफेंड करेंगे, बदले में आपको जो बटालियन आपके यहाँ रहेगी उसको आपको पैसे वैसे देने, उनका खर्चा वगैरह उठाना है। और बस थोड़े से ये रह जाएगा कि आप बाहर किसी से ऐसी फ्रेंडशिप वगैरह नहीं कर सकते हो, किसी और राज्य पे अटैक नहीं कर सकते हो, थोड़ी सी आपको परमिशंस वगैरह लेनी पड़ेंगी, बस मतलब सोवेरेनिटी नहीं रह जाएगी, संप्रभुता जो होती है एक राजा की वो नहीं रह जाएगी। ठीक है। विलियम बेंटिक के बारे में अभी हम लोगों ने जान ही लिया कि इनके साथ इन्होंने सती प्रथा को राजा राम मोहन के साथ मिलकर, राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर बंद करा दिया था। ठीक है। उसके अलावा ये भारत के पहले जो हैं गवर्नर जनरल भी रहे हैं। ठीक है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, इन्होंने बंगाल में जो द्वैध शासन चला रहा था, ठीक है, उसको बंद कराया था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। उसके अलावा लॉर्ड डलहौजी, तो जो व्यपगत का सिद्धांत था, ठीक है, व्यपगत का सिद्धांत, व्यपगत का सिद्धांत, ठीक है, वो किससे संबंधित है तो आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। भारत में रेलवे की जो वो थी, आप नींव कह सकते हो, ठीक है, फाउंडेशन कह सकते हो, तो वो किसने रखी है, लॉर्ड डलहौजी ने रखी है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। बाल गंगाधर तिलक, तो इनको जो है फादर ऑफ अनरेस्ट किसने बोला है, फादर ऑफ अनरेस्ट तो वैलेंटाइन सिरोल थे। उन्होंने अपनी एक बुक थी उसमें इनको बोल दिया था फादर ऑफ अनरेस्ट, ठीक है, भारत में अशांति का जनक। तो फिर उसके बाद उन्होंने मानहानि का मुकदमा किया सिरोल पर, और उसको लड़ने के लिए ब्रिटेन वगैरह चले गए, है ना, लंदन चले गए। फिर वहीं से आने के बाद वो जो इंडियन मूवमेंट चला था उसमें उतना खास पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। होम रूल लीग के बाद 1918 चल रहा था उस समय, ये केस लड़ने चले गए लंदन। ठीक है। होम रूल जो आंदोलन था, होम रूल मूवमेंट जो था, वो जैसे से पीक पकड़ रहा था उसके बीच में ही एनी बेसेंट और ये दोनों, मतलब पता नहीं क्या हुआ कि इन पर केस हुआ और ये लड़ने के लिए चले गए लंदन। और फिर यहाँ पर होम रूल हमारा मूवमेंट था, ठीक है, वो फिर क्या हो गया भाई, वो ठंडे बस्ते में चला गया। फिर जब ये वापस आए तो अगस्त 1920 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। डफरिन के बारे में तो आप जानते ही हो, कांग्रेस का जब गठन हुआ तो डफरिन ही उस समय हमारे जो थे गवर्नर, आप कह सकते हो वाइस राय महोदय थे। ठीक है। लॉर्ड मिंटो के समय 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था वो आया था। कर्जन के बारे में आप सब जानते हो कि बंगाल विभाजन का जो श्रेय जाता है, अब श्रेय क्या मतलब, अच्छी चीज़ तो थी नहीं, तो वो कर्जन के लिए जाती है। ठीक है। उसके अलावा इन्होंने एक फ्रेजर आयोग था उसका भी गठन किया था। ठीक है। किस लिए किया था, तो पुलिस का जो था उसको स्ट्रक्चर करने के लिए, उसमें कुछ रिफॉर्म लाने के लिए। ठीक है। फ्रेजर आयोग, अगर क्वेश्चन आता है कि फ्रेजर आयोग का गठन किसने किया था, कर्जन ने किया था। क्यों किया था, पुलिस रिफॉर्म लेने के लिए। चलो, भूख के बिना एक दुनिया के लिए खोज, द क्वेस्ट फॉर अ वर्ल्ड विदाउट हंगर वॉज रिटन बाय, हाल ही में इनका निधन हुआ था। एम एस स्वामीनाथन ने ये बुक लिखी है, बहुत ही अच्छी बुक है भाई। ठीक है। बस आपको टाइटल याद रखना है, फिलहाल पढ़ने मत बैठ जाना, पेपर है, पेपर पे ध्यान दीजिए। कार्ल मार्क्स की बुक के बारे में आप सब जानते हो, जो इनकी बुक्स थी वो दास कैपिटल, बहुत फेमस है, दास कैपिटल के बारे में पढ़ सकते हो, बुक बहुत अच्छी है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें उच्च शिक्षा में जो इनरोलमेंट रेशियो है 2035 तक कितने परसेंट अचीव करने की बात की गई है, 25%, 50%, 75 या 100%। 100 मत लगाना, 75 मत लगाना, 50% बोला गया है क्योंकि अभी 26% समथिंग है। 26% से 50% करने में अभी 10 साल 12 साल में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है। तो मतलब हाँ, 100% तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है। तो 50% है 2035 तक। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अचीव करना है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 के तहत, किस वर्ष तक, तो 2035 तक ये टारगेट सेट किया गया है कि कितने परसेंट अचीव करेंगे, 50% अचीव करेंगे। ठीक है। चलो भाई, एनईपी जो है वो किस आयु वर्ग को गुणवत्तापूर्व प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए लक्षित करता है, तो जो प्रारंभिक एजुकेशन है वो 0 से 3 ना होकर 3 से 6 है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बचपन में पैदा होती थोड़ी ना कोई किसी को पढ़ाने लगेगा। 3 से 6 वर्ष के लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन की यहाँ पर बात की गई, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की यहाँ पर बात की गई है, और ये आपको याद रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। एनईपी 2020 के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा को विनियमित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार होगा, ये इसमें बात की गई थी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद। ठीक है। NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, इसके गठन की बात की गई थी। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो हायर एजुकेशन है उसको रेगुलेट करने के लिए अनुशंसित है। ठीक है। रिकमेंडेड है। द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी भाई, कब इंप्लीमेंट की गई थी, तो आपको पता है 1968। ठीक है। इसके आसपास आई थी, कोठारी आयोग वगैरह, थोड़ा सा पढ़ लो भाई, अभी भी नहीं पढ़ा है तो थोड़ी सी जो कमिटीज़ एजुकेशन से रिलेटेड है पढ़ लो। लास्ट वीडियो डाली तो इसमें कोई भी कमेंट इस तरह का था ही नहीं, मतलब
क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप अपना फीडबैक तक नहीं देते हो। देखो फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपना फीडबैक अच्छा दोगे या नेगेटिव जो भी दोगे, एटलीस्ट हमें पता चल पाएगा कि वेयर डू वी हैव टू इम्प्रूव, हमें कहाँ पर इम्प्रूव करना है। ठीक है, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, हमने डाल दिया, आपने देख लिया, भले वो वीडियो आपको पसंद है, आपके लिए यूज़फुल है, बट हमें लगना तो चाहिए कि बच्चों को यूज़फुल है या नहीं है, तो हम चेंजेस करें, बंद करें या फिर कुछ और करें, वो सारी चीज़ें बतानी होती है भाई, है ना। तो पहली शिक्षा नीति कब आई थी, तो आपको पता है 1968 में आई थी, दूसरी 1986 में आई है और तीसरी आई है 2020 में। 3 अभी तक आई हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। चलो, तीसरी शिक्षा नीति की सिफारिश किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे के कस्तूरी रंगन साहब हैं, इन्होंने की थी। जो तेंदुलकर कमेटी है, ये किससे एसोसिएटेड है, तो ये एसोसिएटेड है जो पॉवर्टी काउंटिंग है, जो गरीबी का आकलन है, उससे संबंधित है। विमल जालान जो समिति है, 2019 में इसका गठन किया गया था, ये किससे संबंधित है, तो ये जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है, ठीक है, आरबीआई से संबंधित है, ये इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क से संबंधित है। ठीक है, जो न्यायमूर्ति रोहिणी समिति है, ठीक है, जस्टिस रोहिणी कमेटी है, ये किससे संबंधित है, तो आपको पता है ओबीसी जो होती है, ठीक है, अदर बैकवर्ड जो क्लासेस होती है, उसके सब कैटेगराइजेशन से। सब कैटेगराइजेशन का क्या मतलब है, सब कैटेगराइजेशन का ये मतलब है कि ओबीसी में कुछ लेयर ऐसी है, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको आरक्षण का लाभ सबसे ज़्यादा मिलता है और बाकियों को नहीं मिल पाता, बाकी बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड हो गई हैं। ठीक है, मतलब एक ग्रुप के अंदर भी छोटे छोटे कई ग्रुप बन रहे हैं, तो उसकी जो है किसको अब आरक्षण की सीढ़ी से बाहर करना है, किसको शामिल करना है, उसकी कैलकुलेशन के लिए, उसके आकलन के लिए जस्टिस रोहिणी कमेटी को बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 4 हो गई ना। चलो क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल लिटरेसी डे की बात कर रहा है, कब ऑब्जर्व किया जाता है ये, तो जो 8 सितंबर है ऑब्जर्व किया जाता है, यूएन ने इसको रिकमेंड किया था। ठीक है, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे जो होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है, और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर 12 जैन की बात करता है तो आपको पता होना चाहिए नेशनल यूथ डे। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ। ठीक है, और अगर 12 अगस्त की बात करता है तो फिर ये इंटरनेशनल यूथ डे। ठीक है, इंटरनेशनल यूथ डे। ठीक है, चलो 2 फरवरी को आपको पता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं ना। ठीक है, चलो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन हम किसे कहते हैं, वर्गीज कुरियन को कहते हैं, सबको पता है, लेकिन बाकी 3 में से ये भी आपको पता होगा कि एमएस स्वामीनाथन को बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर। सैम पित्रोदा जो हैं ये एसोसिएटेड हैं येलो रेवोल्यूशन से। ठीक है, ही इज एसोसिएटेड विद येलो रेवोल्यूशन। ठीक है, जो पीली क्रांति है तिलहन से संबंधित है, उससे संबंधित है। जबकि जो दुर्गेश पटेल है, झींगा उत्पादन अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, झींगा उत्पादन पिंक रेवोल्यूशन, ये उससे संबंधित है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन कौन है, तो फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन दुर्गेश पटेल है। येलो के बारे में पूछा जाएगा तो सैम पित्रोदा है, व्हाइट के बारे में वर्गीज कुरियन है, और ग्रीन के बारे में एमएस स्वामीनाथन है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थोड़ी सी चीज़ें और देख लो, जैसे कि कौन सा वाला रह गया इसमें, वाइट होगा, ब्लू के बारे में देख लो भाई, कि ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में अगर पूछा जाए तो डॉक्टर अरुण कृष्णन जो है वो ब्लू रेवोल्यूशन से संबंधित है। गोल्डन के बारे में बात की जाए तो गोल्डन के बारे में भी जान लो, ये फलों से संबंधित है, हनी से संबंधित है। और निरपक जो तुताज हैं, ठीक है, निरपाख तुताज जी जो हैं वो गोल्डन रेवोल्यूशन से संबंधित है। बाकी ये लिखी है शीट, आप आराम से इसको स्नैपशॉट खींच के रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ सजेशन जरूर लिखा करो यार, समझ में आता है कि आपको चीज़ कितनी रेलेवेंट लग रही है। इसके अलावा कुछ भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखो, कोई डाउट हो तो भी लिखो। ठीक है, और अगर आपको लास्ट टाइम पे अभी रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, या जो भी चीज़ें चाहिए, आपको चाहिए कि जो नोट्स हैं वो सर एकदम क्रिस्प मिल जाए, छोटे से मिल जाए, तो आप इस नंबर 9205524028 इस पर कॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारियाँ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, बहुत से जैसे लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी एसएससी का नया कैलेंडर भी आ गया है, तो यहाँ पर मैं आपको लिए 2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो iExamB की वेबसाइट पे। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि एसएससी के लिए जो एसएससी फाउंडेशन बैच है हम लोगों का, यूट्यूब पे सुबह 12 से 1 लाइव होता है, हर दिन होता है, उसमें अलग अलग क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आपको 0 से पढ़ना है तो आप उस पर भी जाकर अपनी जो आपको क्लासेस हैं वो अटेंड कर सकते हो और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, सो फिलहाल इस वीडियो में इतना था। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू ऑल।